हम इस वक्त के बुलेटिन के साथ बुलेटिन में सबसे पहले बात हरिद्वार से आ रही बड़ी खबर की। हरियाणा के फरीदाबाद से क्राइम ब्रांच की टीम बदमाशों को पकड़ने हरिद्वार आई, जहां पर उनकी बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है, जिसमें हरियाणा पुलिस के एक सिपाही संदीप की गोली लगने से मौत हो गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने जैसे ही बदमाशों को घेरकर पकड़ने की कोशिश की, बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिससे संदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। इसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। मुठभेड़ में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक मौके से फरार हो गया। फरार बदमाश की तलाश में देर रात तक हरकी-पैड़ी के आसपास के इलाकों में सर्चिंग की गई। फिलहाल चौथा बदमाश फरार है। वहीं हरिद्वार पुलिस के मुताबिक हरियाणा की टीम ने कार्रवाई की सूचना स्थानीय पुलिस को नहीं दी थी। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। हरियाणा में सेक्टर 30 में कोई डकैती पड़ी थी, तो उन लोगों ने ही इसमें ट्रैक किया था और उन लोगों को सूचना मिली थी, तो ये लोग यहाँ पे दीनदयाल पार्किंग में आए थे और इनकी यहाँ पे बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक इनके सिपाही को गोली लगी थी और इसको जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पे इसको मृत घोषित कर दिया गया है। बाकी अब इसमें जांच की जा रही है और क्या है वस्तुस्थिति उसके बारे में जानकारी की जा रही है। इसमें क्योंकि इनके द्वारा कोई भी हमारे को हरिद्वार पुलिस को कोई भी सूचना नहीं दी गई थी और इनके द्वारा अपने आप ही उसको ट्रैक करके उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें ये घटना हुई है और अब उसकी पूरी जानकारी की जा। और हरिद्वार से बड़ी खबर, पुलकित शुक्ला हमारे संवाददाता हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, क्या निकलकर इस पूरे मामले में सामने आया है और क्या अभी भी ये कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार जारी है? जी बिल्कुल, देखिए हरिद्वार के जो हरकी पैड़ी का क्षेत्र है और जो पार्किंग का क्षेत्र है उसके आसपास रात भर जो है ये कॉम्बिंग चली है, सर्च ऑपरेशन चला है और उसके अलावा भी अभी ये जो सघन चेकिंग जो है ये पुलिस की ओर से की जा रही है, क्योंकि जो फरार बदमाश है अभी तक उसके पकड़े जाने की कोई जो है जानकारी अभी तक नहीं मिली है। लेकिन इस पूरे मामले में हरियाणा की जो पुलिस है उसकी लापरवाही इसमें यहाँ पर देखने के लिए मिली है, क्योंकि दूसरे राज्य में अगर कार्रवाई करने के लिए पुलिस यदि जाती है, अपने आरोपी को पकड़ने के लिए जाती है, तो जो स्थानीय पुलिस है उसको जाहिर तौर पर एक सूचना, औपचारिक सूचना उसको दी जाती है, ताकि किसी भी तरह की अगर स्थिति अगर बिगड़ती है या अगर कानून पुलिस की सहायता की यदि जरूरत अगर पड़ती है तो स्थानीय पुलिस से ही मदद ली जा सकती है। लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला है। जैसा कि हरिद्वार की एसपी सिटी कमलेश उपाध्याय ने बताया कि हरियाणा पुलिस की ओर से कोई भी सूचना उन्हें नहीं दी गई थी, तो शायद उसी का लापरवाही का ये नतीजा हुआ है कि हरियाणा पुलिस के जो एक सिपाही है उनकी जान इस पूरे मुठभेड़ में जो है चली गई है। क्योंकि यदि अगर सूचना दी गई होती और सही ढंग से ये कार्रवाई की जा रही होती तो इस तरह की घटना जो है शायद नहीं होती। तो ये पूरी रात ये सर्च ऑपरेशन भी चला है और फिलहाल जो है पुलिस ने 3 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जो फरार आरोपी बताया जा रहा है वो अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। पुलकित, क्या लग पा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बिना सूचना के बाहर की पुलिस आई थी और जिस तरीके से उसने ऑपरेशन चलाया, ऐसे में लोकल पुलिस को क्या सूचना किसी भी तरह की नहीं थी? जी बिल्कुल, लोकल पुलिस को किसी भी तरह की सूचना नहीं दी गई थी और यही कारण हुआ कि जैसे ही लोकल पुलिस को जानकारी मिली कि इस क्षेत्र में, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग का ये क्षेत्र है और हरिद्वार के नगर कोतवाली क्षेत्र में ये आता है। जैसे ही स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी मिली कि इस स्थान पर जो है वो गोलियां चल रही हैं और यह दूसरे राज्य से आई पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई शुरू की है, तो स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची भी है। और उसके बाद जब सिपाही की जब मौत हुई है, जिनको जब अस्पताल लेकर आया गया है, तो हरिद्वार के एसएसपी और दूसरे पुलिस अधिकारी भी वहां पर मौके पर मौजूद नजर आए। लेकिन क्योंकि बिल्कुल समय रहते जानकारी नहीं दी गई थी, करीब 10:30 बजे की ये घटना है जब दोनों ही ओर से जो है गोलियां चलाई गई, बदमाशों की ओर से और पुलिस की ओर से गोलियां चलाई गई है। तो ये 10:30 बजे की ये घटना है, लेकिन उससे पहले पुलिस को किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई थी, ऐसा पुलिस अधिकारियों की ओर से बताया जा रहा है। बिल्कुल पुलकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज पौड़ी दौरा है। पीठसेन में वीरचंद सिंह गढ़वाली की मूर्ति का वो लोकार्पण करेंगे। सुबह 10 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। सुबह 10 बजे सीएम और रक्षा मंत्री जाएंगे पीठसेन। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। दोपहर 1:30 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पे वापसी करेंगे। तो राजनाथ सिंह का देवभूमि का दौरा है, जिसके बारे में हम आपको अपडेट दे रहे हैं। पौड़ी जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वीरचंद सिंह की गढ़वाली की मूर्ति का लोकार्पण करेंगे। 10 बजे जौलीग्रांट पहुंचेंगे राजनाथ सिंह।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पौड़ी दौरे पर रहेंगे और मौका पेशावर कांड के नायक वीरचंद सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि का है। लेकिन कांग्रेस का रक्षा मंत्री के दौरे पर सवाल उठाना अब शुरू हो गया है। चुनाव को देखते हुए बीजेपी के बड़े नेताओं के उत्तराखंड दौरे शुरू हो चुके हैं। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पौड़ी के पीटसेन पहुंचेंगे, जहां वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति का लोकार्पण करेंगे। 2017 के चुनाव से पहले इसी दिन 5 साल पहले तब के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आए थे। बीजेपी चुनाव से पहले फिर रक्षा मंत्री के दौरे से जहां सैनिकों को साधना चाहती है, तो वहीं नई घोषणा भी चाहती है। सैनिक कल्याण मंत्री का कहना है कि उत्तराखंड में सैनिकों को लेकर सिर्फ बीजेपी ने सोचा और लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, 46 साल पुरानी मांग वन रैंक वन पेंशन, जिसको अगर लागू किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, मोदी जी की सरकार ने किया। तो अब गुदयाल जी क्या करें, उनको सैनिकों के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, थोड़ा उनको ज्ञान को बढ़ाएं और जरा इन चीज़ों की जानकारी लें। उत्तराखंड के लोग बड़ी संख्या में सेना में हैं। ऐसे में सैनिक हितों की बात हर राजनीतिक दल के लिए मजबूरी भी है और जरूरी भी। कांग्रेस का कहना है कि 5 साल पहले हुई रक्षा मंत्री की घोषणा आज तक पूरी नहीं हुई और फिर चुनाव से पहले गुमराह किया जा रहा है। इससे पहले ठीक 5 साल पहले देश के रक्षा मंत्री आए थे और उस समय घोषणा की थी कि हम यहाँ पर सैनिक स्कूल का निर्माण करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि आज 5 वर्ष बीतने के बाद सैनिक स्कूल की स्थापना तो दूर, उसकी ABCD भी शुरू प्रारंभ नहीं हुई है। और वो भी जुमला था, वो भी स्थानीय लोगों को ठगने का एक षड्यंत्र था और अभी दोबारा षड्यंत्र करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही बीजेपी के बड़े नेताओं के दौरे की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में बीजेपी नेता जहां चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्रियों से नई घोषणा करवाने के मूड में है, तो वहीं कांग्रेस 5 साल पहले की अधूरी घोषणाओं को गिनवाने के मूड में है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। पंजाब में राजनीतिक उथल पुथल के बीच वहां के प्रभारी और पूर्व सीएम उत्तराखंड लौट आए हैं। उत्तराखंड में गांधी जयंती के मौके पर वो 2 दिन गांव में रहेंगे। तय प्रोग्राम के मुताबिक हरीश रावत कोटद्वार के सिगड्डी में रहेंगे। हरीश रावत का कहना है कि अब वो लगातार उत्तराखंड में दिखेंगे। वहीं एक सवाल के जवाब में हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस के सब नेता चाहते हैं कि वो यहां रहें, वहीं बीजेपी जो उन्हें पंजाब में फंसा देखकर खुश है, उससे 2022 में कुछ नहीं होने वाला। वहीं हरीश रावत आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरीश रावत 2 अक्टूबर को कांग्रेस के प्रोग्राम को लेकर बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल से बड़ी खबर है। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने फिर से हाईकोर्ट में एप्लीकेशन दी है। सरकार ने यात्रियों की संख्या बढ़ाने की इजाजत मांगी है। इस पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। सोमवार से पहले आज भी इस पर सुनवाई हो सकती है। हाईकोर्ट ने पिछले दिनों चारधाम यात्रा से रोक हटाई थी, लेकिन यात्रियों की संख्या को सीमित रखने का आदेश दिया था। इसके बाद से लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ाने की मांग हो रही है। तो फिर हाईकोर्ट पहुंची है सरकार। चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट पहुंची है सरकार। ये बड़ी खबर, हाईकोर्ट में सरकार ने एप्लीकेशन दी है। यात्रियों की संख्या बढ़ाने की यहां पर मांग की गई है। आज मामले की सुनवाई हो सकती है। हाईकोर्ट ने ही यात्रा से रोक हटाई थी। और बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर, अब सरकार फिर एक बार हाईकोर्ट पहुंची है, क्या इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ सकता है? बिल्कुल अनुपम, सरकार हाईकोर्ट गई है और ये एक प्रार्थना पत्र सरकार ने वहां पर दाखिल किया है कि इस जो संख्या है चारधाम यात्रियों के दर्शन की, उसको बढ़ाया जाए। क्योंकि अभी 1000 बद्रीनाथ में, 800 केदारनाथ में, 600 गंगोत्री और 400 यमुनोत्री, पूरे देश भर से श्रद्धालु आते हैं। यात्रा पहले ही बहुत देर से शुरू हुई है और ऐसे में चाहे पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, तमाम जगहों से यात्री आ रहे हैं। उसमें 2 जो बड़े हर्डल जिसे आप कहेंगे, वो हर्डल है स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और दूसरा जो बद्री केदार मंदिर समिति के पोर्टल या फिर
फिर देवस्थानम बोर्ड के पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन। इस रजिस्ट्रेशन की वजह से तमाम यात्रियों को तमाम तरह की असुविधाएं होती हैं, इस तरह की तमाम जगह शिकायतें भी आई हैं। मान लीजिए आपको बद्रीनाथ के दर्शन करने हैं, वहां से आपको केदारनाथ आना है या केदारनाथ से बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जाना है, आपको चारों धामों में जाना है या सिर्फ एक धाम में जाना है, तो आप एक बार रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर वहां के बाद आपको सेकंड रजिस्ट्रेशन के लिए फिर प्रोसेस करना पड़ता है, उसमें एक बड़ा गैप आता है। ऐसे में अगर आप मान के चलिए गुजरात से कोई यात्री निकलता है रजिस्ट्रेशन करके और वो उस पर्टिकुलर तारीख तक नहीं पहुंच पाता किसी वजह से, तो उस तारीख पर फिर उसको अगले रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो ऐसे में अब जबकि सिर्फ 36 दिन की यात्रा बची है, 6 नवंबर को केदारनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे, तो सरकार के पास लगभग 1 महीने का वक्त है और इस 1 महीने के वक्त में यात्रियों को किस तरीके से सहूलियत दी जाए। और क्योंकि अब वक्त बहुत कम है, यात्रा बहुत देर से शुरू हुई है, 2020 में यात्रा इस तरीके से हो नहीं पाई, 21 का पूरा एक लंबा पैच जो है हाईकोर्ट की रोक की वजह से बंद रहा। तो अब सरकार की कोशिश है कि अगर यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो देश प्रदेश के जो अलग अलग यात्री यहां पर पहुंचेंगे दर्शनों के लिए, उनके लिए यहां पर थोड़ी राहत जरूर होगी। अनुपम। बिल्कुल दीपांकर, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। इस साल 10 अक्टूबर को गुरुद्वारा साहब को दर्शनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही चमोली जिले में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और श्रद्धालुओं के लिए अब अगले साल करीब 6 महीने बाद खुलेगा। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिद्रा ने न्यूज 18 को बताया कि इस साल 18 सितंबर को गुरुद्वारा दर्शनार्थियों के लिए खोला गया। अभी तक करीब 5,000 दर्शनार्थी गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेक चुके हैं। कोविड-19 की वजह से श्रद्धालु लंबे समय तक दर्शन नहीं कर पाए थे। देहरादून से खबर है, आज से ऑफलाइन मोड में शुरू होंगे कॉलेज यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स को दिखाना होगा डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही ऑफलाइन चलेंगे कॉलेज, ये बड़ी खबर इस वक्त की। आज से स्कूल कॉलेज खुलेंगे, डबल डोज वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। कोविड प्रोटोकॉल के साथ ये कॉलेज खुलेंगे, ऑफलाइन मोड में खुलेंगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी। डबल डोज वैक्सीन सर्टिफिकेट वहां पर दिखाना होगा। तो आज से कॉलेज खुल जाएंगे, यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी। कोविड प्रोटोकॉल के साथ ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुलेंगे। ऑफलाइन मोड में कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलेंगे। आपको डबल डोज का वैक्सीन का सर्टिफिकेट वहां पर दिखाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के साथ बद्रीनाथ केदारनाथ में कामों का शिलान्यास और लोकार्पण होने की उम्मीद है, लेकिन इसी तैयारी को लेकर कांग्रेस ने नया सवाल खड़ा किया है। चुनावी साल में केदारनाथ में पूरे हुए कामों के लोकार्पण की तैयारी है, वहीं बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कामों का शिलान्यास होना है। लेकिन कांग्रेस ने दोनों ही धामों में काम से पहले नाम की राजनीति पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि उत्तराखंड बीजेपी के नेता भगवान के धाम में भी अपने नाम चस्पा करने से नहीं चूकते, जबकि भगवान के धाम में सिर्फ भगवान का नाम काफी है, किसी नेता का नहीं। धामों में और मंदिरों में किसी व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि वहाँ के आराध्य देवों का नाम होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन इनकी ये सोच है कि ये अपना नाम चिपकाते हैं। मेरे वहां से हटने के बाद, मंदिर समिति के अध्यक्ष के रूप में हटने के बाद, वहां भी इनके नेताओं ने अपने नाम की नेम प्लेट लगा दी, पत्थर लगा दिया। तो ये बहुत ही घटिया सोच के लोग हैं। साल 2017 में केदारनाथ में शिलापट में नाम को लेकर बीजेपी नेताओं में तनातनी साफ दिखी थी, जब शिलापट में मंत्री धन सिंह रावत का नाम था और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का नाम कहीं नहीं था। लेकिन इस राजनीति और कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को ऐसे मुद्दे छोड़कर जनता के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। कहीं भी जब इस प्रकार का कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम में उस लोकार्पण के या शिलान्यास के कार्यक्रम में वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो प्रक्रिया सरकार के जीवों के अनुसार होती है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि कोई बुराई नहीं है। चुनाव से पहले जनता को काम और नाम दिखाना हर पार्टी की कोशिश होती है, लेकिन भगवान के धामों में नाम चमकाने के कांग्रेस के सवाल का बीजेपी के पास कोई सीधा जवाब नहीं है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। दिल्ली से खबर है, उत्तराखंड में जमीनों की खरीद फरोख्त को कंट्रोल करने के लिए मजबूत कानून की मांग को लेकर दिल्ली और एनसीआर के प्रवासियों ने गुरुवार को दिल्ली में उत्तराखंड के रीजनल कमिश्नर के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। शंख, घंटी और थाली लेकर प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि उत्तराखंड को एक सशक्त कानून की जरूरत है ताकि राज्य का अस्तित्व बच सके। इस मौके पर मौजूद कांग्रेस नेता धीरेन्द्र प्रताप ने भरोसा दिलाया कि अगर उनकी पार्टी की सरकार राज्य में आ गई तो भू कानून को लेकर
ठोस पहल की जाएगी। करीब 1 साल की तनातनी के बाद सरकार ने कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सत्याल को हटा दिया। सत्याल को हटाने के लिए लेबर मिनिस्टर हरक सिंह रावत ने मूंछों की लड़ाई बना ली थी। राजधानी देहरादून में इस ऑफिस बिल्डिंग को देखिए। ये उत्तराखंड के हजारों मजदूरों की जिंदगी सुधारने का दावा करने वाले कर्मकार कल्याण बोर्ड का दफ्तर है। 300 करोड़ के बजट वाले बोर्ड का अध्यक्ष यूं तो डिपार्टमेंटल मिनिस्टर होता है, लेकिन पिछले साल अक्टूबर में सीएम रहते त्रिवेंद्र रावत ने मंत्री को हटाने के बाद एक पुराने भाजपाई शमशेर सत्याल को बैठा दिया। बदले में मंत्री हरक सिंह रावत ने बोर्ड के नए अध्यक्ष को हटाने के लिए खूब जोर लगाया और ये मुराद अब जाकर पूरी हुई। नहीं, ये तो सामान्य एक प्रक्रिया है कि किसी को कहीं हटाना रखना, ये तो क्योंकि सरकार किसी को जिम्मेदारी देती है तो वो समय के हिसाब से जिम्मेदारी हट भी जाओ, तो एक सामान्य प्रक्रिया। दरअसल झगड़ा तब शुरू हुआ जब बोर्ड के बजट में गड़बड़ी की खबरें आई। तब सीएम रहे त्रिवेंद्र रावत ने मंत्री को हटाकर अपने करीबी शमशेर सत्याल की अध्यक्ष पद पर तैनाती कर दी। गड़बड़ी की फाइलें खुली और खुलती ही चली गई। मंत्री ने इसे अपनी मूंछ का सवाल बना लिया। हंगामा बरपा, बयानबाजी हुई। इस बीच सीएम भी 2 बार बदल गए, लेकिन मंत्री का इंतजार खत्म हुआ बुधवार रात को। अब कांग्रेस सरकार की मंशा पर उंगली उठा रही है। इसकी जो है उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि वास्तविकता जो है सबके सामने आए। एक संशय की स्थिति है, एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है कि कर्मकार बोर्ड में जो है बड़े व्यापक स्तर पर अनियमितताएं हुई और उसका परिणाम आपके सामने कि मंत्री और क्या नाम है जो अध्यक्ष है उनमें जो है लगातार खींचतान होती रही है। चुनाव का माहौल है। मंत्री हरक सिंह लगातार अपने बयानों से हमलावर हैं। 2 दिन पहले उन्होंने उत्तराखंड के नेताओं को नालायक बताया था, तो इससे पहले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत को जेल जाने से बचाने का दावा किया था। अब ऐसे में माना जा रहा है कि सत्याल को हटाकर सरकार ने हरक के तेवर ठंडा करने की कोशिश की है। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। देहरादून से खबर है, आज से सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक स्कूल खुलेंगे। हरिद्वार में 16 अक्टूबर से समय बदलेगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। दून से ये बड़ी खबर, स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।